हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस का जो सन 2022 का वैकेंसी थी वो सन 2023 में उसका पेपर हो रहा है और एक फेज जो कि मई में होने वाला था कंप्लीट हो गया है। जून की तैयारी चल रही है। तो जिन बच्चों का भी जून में एसएससी एमटीएस का पेपर है, आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे लगभग 40 से 45 प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं जो बच्चों की डिमांड थी। और उसके साथ ही साथ पर डे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रील्स के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट में 3-4 क्वेश्चन पर डे आपको जीके जीएस का कंप्लीट तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। और दोस्तों, यदि बच्चों को जो पहली बार ऐसे पेपर दे रहे हैं उनके लिए रिव्यू भी, जो कि डायरेक्ट कॉलेज में जाकर हमारी टीम करवाई है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो हमेशा की तरह आइए, 25 क्वेश्चन का सेट हम लेके आए हैं जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके साथ यह उन बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा जो अब की बार पेपर देने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली है, वो मिलान कर सकें कि जो उन्होंने पढ़ा है वह क्वेश्चन उनसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? दोस्तों, यदि हम पड़ोसी देशों की बात करें तो स्थलीय सीमा, स्थलीय मतलब कि जमीन के साथ जो जुड़े हुए हैं पड़ोसी देश, उनकी संख्या कितनी है? 7 है। उसके साथ ही जो जलीय सीमा, जो जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, उनकी संख्या दोस्तों 2 है। इन 7 में आप लोगों ने देखा होगा, नेपाल हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब हमारे क्या है? पड़ोसी देश हैं। ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों, जो जलीय सीमा साझा करते हैं उनमें 2 देशों के नाम आता है। उन देशों के नाम है श्रीलंका और मालदीव। ठीक है ना, श्रीलंका और मालदीव। ये दोस्तों समंदर में जलीय सीमा साझा करते हैं। तो इन दोनों में से मालदीव यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। ठीक है। और यदि हम शेष देशों की बात करें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, नेपाल हो गया आपका, ठीक है, चीन, अफगानिस्तान, ठीक है ना, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ पे हो गया, ठीक है, पाकिस्तान। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो 7 हमारे हो गए जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 दोस्तों जलीय सीमा साझा करते हैं। इन 9 में से सिर्फ एक मालदीव ही है जो कि आपके ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर मालदीव हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोग को यह देखना है कि कौन से देश से जो सीमा साझा होती है उसका नाम क्या है और पड़ोसी देशों की राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, उसके प्रेसिडेंट कौन है, ये सब बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक कहाँ के हैं? भारतीय हैं और आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। मालगुडी डेज, थिंक लाइक ए मॉन्क, द व्हाइट टाइगर या द शैडो लायंस। तो दोस्तों, जो भारतीय राइटर हैं आर के नारायण, इन्होंने मालगुडी डेज पुस्तक लिखी हुई है। इस तरीके का भी प्रश्न आता है। तो जो अभी वर्तमान में पुस्तकें फेमस हैं या फिर जिनको कोई पुरस्कार मिला है, ठीक है ना, या फिर किसी राजनेता की ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी है, इस तरीके की पुस्तकें हमेशा परीक्षा में पूछी जाती हैं। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? दोस्तों, जो कृषि प्रणाली, इसका मतलब कि खेती करने का जो एक प्रकार होता है उसको कृषि प्रणाली कहते हैं। तो जो चाय की खेती है वह किस प्रकार की कृषि प्रणाली है? मिश्रित कृषि, रोपड़ कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि या स्थानांतरित कृषि। तो दोस्तों, जो चाय की खेती होती है उसको रोपड़ एग्रीकल्चर में काउंट करते हैं, इसलिए प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? रोपड़ एग्रीकल्चर। आधुनिक आवर्त में आवर्तों और समूहों की कुल संख्या कितनी है? तो रसायन विज्ञान से आया हुआ यह प्रश्न है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि डोबेनियर का नियम हो गया, न्यूलैंड का अष्टक नियम हो गया,
मेंडलीफ का नियम हो गया, मोजले का नियम हो गया। ये चारों ही नियम दोस्तों आवर्त सारणी में महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही आपसे आवर्त सारणी में पूछता है कि धातुएं अधातुओं के बारे में पूछता है, और जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उनकी जो आकार है वह बढ़ता है कि घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार का और उनकी धात्विक प्रकृति का क्रम क्या होगा, यह सब बेसिक बातें आपसे पूछती हैं। और दोस्तों आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। तो आपको पता होगा कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। आवर्त का मतलब दोस्तों जो लाइनें बाएं से दाएं होती हैं, ठीक है, और वर्ग का मतलब क्या होता है कि जो लाइनें ऊपर से नीचे होती हैं, इन्हें हम आवर्त कहते हैं, इन्हें हम आवर्त कहते हैं, और इन्हें हम वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसे मोजले ने बनाया था, जो कि परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है, उस आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या दोस्तों 18 है और आवर्त की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। तो यह चौथा हमारा ऑप्शन मिल रहा था, इसलिए प्रश्न नंबर चौथे का आंसर 4th हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। श्री हरि मंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? भटिंडा, अमृतसर, कपूरथला, पटियाला आपके ऑप्शन है। तो दोस्तों श्री हरि मंदिर साहिब कहाँ पर स्थित है? पंजाब के अमृतसर में स्थित है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 5वें का आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर हो जाएगा। विभिन्न जो मंदिरें हैं, जो वास्तुकला हैं, जो आर्किटेक्ट हैं देश में जो कि प्रमुख हैं, उनसे हमेशा प्रश्न पूछता है, जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, बोध गया कहाँ है, सारनाथ कहाँ है, ठीक है ना। ये सब मंदिर कहाँ पे स्थित है, यह भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है। निम्नलिखित में से किसे उनके भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? यानी कि वह जो संगीत गाते हैं वह भांगड़ा संगीत इतना अच्छा गाते हैं, जिसपे भांगड़ा नृत्य होता है, उस तरीके का संगीत इतना अच्छा गाते हैं कि उनको भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। सुखबीर सिंह, अरिजीत सिंह, शान या दलजीत दोसांझ? तो दोस्तों भांगड़ा का राजकुमार सुखबीर सिंह को कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6वें का आंसर क्या हो जाएगा? सुखबीर सिंह। आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म्स को बीज में मौजूद बीज पत्रों कार्टिलिड्स की संख्या के आधार पर कितने समूहों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों जो आवर्त बीजी है, एंजियोस्पर्म्स है, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। यह जीव विज्ञान का प्रश्न है, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि आवर्त बीजी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो दोस्तों 1992, सन 2011, सन 2007 या 1983। तो भारत ने जो अपना पहला वर्ल्ड कप था दोस्तों वह 1983 में जीता था, ठीक है ना। पहला वर्ल्ड कप आपसे पूछ ले कि 1983 में जो पहला वर्ल्ड कप जीता, इसके कप्तान कौन थे? तो दोस्तों कपिल देव। कौन थे? कपिल देव इसके कप्तान थे। फिर इसने दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रॉफी जीती वह थी सन 2007 में। यह दोस्तों पहला T20 वर्ल्ड कप था, ठीक है। यह कब जीता? सन 2007 में जीता, जिसमें कप्तान कौन थे? MS धोनी। इसके बाद इसने दूसरा वर्ल्ड कप कब जीता? दूसरा वर्ल्ड कप जो कि वनडे वर्ल्ड कप है, इसको कब जीता? इसको दोस्तों सन 2011 में जीता। MS धोनी ही इसके क्या थे? कप्तान। अभी जो WTC वर्ल्ड कप चैंपियनशिप दोस्तों सुर्खियों में है, भारत ने सन 2013 में MS धोनी की कैप्टनसी में उसको एक बार जीत रखा है। तो यह प्रमुख दोस्तों ट्रॉफियां हैं जो कि भारतीय टीम ने जीता है। तो जो पहला हमसे पूछा है, तो पहला एक दिवसीय जो वर्ल्ड कप है 1983 में कपिल देव ने वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रख लीजिए। और दोस्तों T20 जो है वो पाकिस्तान को हराया था, और दूसरा वर्ल्ड कप श्रीलंका को हराया था। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों घरी, चराई, इक्ता, यह तीनों ही नहीं है। इसका आंसर होगा जब्त। जैसे होता ना कि हमने आपके सामान को जब्त कर लिया, इसका मतलब कि ले लिया। तो जो मुगल
काल था तो उसमें जो अकबर का जब शासन था मुगल काल में, तो जो राजस्व सिस्टम था, जो टैक्स के वसूली का काम होता था, उस प्रक्रिया को जब्त कहते थे। क्या कहते थे? जब्त। तो प्रश्न नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने जनवरी सन 2000 में 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय ने वितरित किए थे। दोस्तों, जो भारत की उजाला योजना है वह सन 2022 में 7 वर्ष इसने कंप्लीट किए। तो हमसे पूछ रहा है कि उजाला योजना के तहत जो विद्युत विभाग है उन्होंने लोगों को क्या बांटे थे? एलईडी बल्ब बांटे थे कि फ्लोरोसेंट लैंप, एयर कंडीशनर या बिजली के पंखे? तो दोस्तों, क्या आपको फ्री में एसी मिला था क्या? नहीं। बिजली के पंखे मिले थे? नहीं। फ्लोरोसेंट आपको कोई लैंप मिला था? नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों, एलईडी बल्ब जो है वह वितरित किया गया था उजाला योजना के तहत। तो प्रश्न नंबर 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? एलईडी बल्ब। पेलग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के चलते होता है? B5, B2, B3, B1। दोस्तों, यह जीव विज्ञान का प्रश्न है। यह रोग B3 जो है विटामिन की कमी से होता है। तो प्रश्न नंबर 11वें का आंसर क्या हो जाएगा? B3। भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं रिट्स जारी करने की शक्ति दी है। संविधान में इन याचिकाओं रिट्स के कितने प्रकार वर्णित हैं? दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह मूलतः मौलिक अधिकार का प्रश्न है कि मौलिक अधिकार में आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि आर्टिकल 12 से 35 में वर्णित हैं। और दोस्तों, उसमें यह बोला गया है अनुच्छेद 32 में, यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की परमिशन मिलती है। तो दोस्तों, जब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए कुछ रिट्स जारी करते हैं। वह रिट्स कितने प्रकार का होता है, यह प्रश्न हमसे पूछा हुआ है। तो आपके मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए आप यदि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो उसके पास 5 रिट्स होते हैं, ठीक है ना। 5 रिट्स का मतलब कि 5 आदेश होते हैं अलग अलग प्रकार के। वह एक बहुत बड़ा विषय बन जाएगा बताने का। तो 5 आदेश होते हैं, जैसे कि आपने यदि भीम मूवी देखी होगी, ठीक है ना, जय भीम शायद उसकी मूवी का नाम है, तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है कि इसको तुरंत उपस्थित करो। तो वह भी मौलिक अधिकार के हनन का ही मामला होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हाइबस कॉर्पस था ना। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था? दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। जो इतिहास थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे उनको पता होगा कि भारत विभाजन जो था, बंगाल का विभाजन, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, इस दोनों को अलग किया था। फिर 1911 में दोनों एक हो गए, लेकिन उस समय लॉर्ड कर्जन ने इनको अलग किया था। यदि भारत में किसी करदाता की वार्षिक कर योग्य आय 15 लाख से अधिक है तो उस पर कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा? तो दोस्तों, यदि किसी की 15 लाख से अधिक आय है तो उस पर 30% वाला टैक्स स्लैब लागू हो जाएगा। दक्कन महोत्सव 5 दिनों तक आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है जो दक्कन की संस्कृति को प्रतिबंधित करता है। यह महोत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, दक्कन का क्षेत्र का मतलब कि हम साउथ के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो साउथ के क्षेत्र में एक प्रदेश है आंध्र प्रदेश, वहां पर दक्कन महोत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न नंबर 15 का आंसर आंध्र प्रदेश। फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में कितनी होती है? दोस्तों, हमसे पूछा है कि फुटबॉल मैच जब होता है तो वह कितने समय तक होता है? तो वह दोस्तों 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट। बात समझ में? तो जो फुटबॉल मैच की एक ड्यूरेशन होती है वह 90 मिनट होती है। यह भी आसान प्रश्न था। मशरूम चट्टानों का निर्माण किनके कारण होता है? हिमनदों के निक्षेपण, बहते जल के अपरदन या समुद्री लहरों के निक्षेपण? दोस्तों, जो मशरूम चट्टानें होती हैं वह हवा के अपरदन द्वारा होती हैं। कहने का मतलब जब हवा बहती है तो वह धूलों को उड़ा उड़ा कर अपने साथ ले जाती है। तो उस प्रक्रिया के तहत मशरूम जो चट्टानें होती हैं उनका निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, पूरा पाषाण युग या फिर अनुपूरा पाषाण युग? तो दोस्तों, जो नव पाषाण युग हम जिसे बोलते हैं वह नव पाषाण यानी कि नया पाषाण युग को हम नव पाषाण युग बोलते हैं, ठीक है।
जैसे कि आदि इतिहास हो गया, हमारा इतिहास हो गया, उसमें क्या होता है, पूरा पाषाण है, नव पाषाण है, मध्य पाषाण है, ठीक है ना। तो जो सबसे लेटेस्ट है उसको क्या बोलते हैं, नव पाषाण, इसे या फिर हम नया पाषाण युग भी कहते हैं। तो नव और नया दोनों एक ही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है। दोस्तों आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी भयंकर तबाही मचाती है कि अरुणाचल प्रदेश में जो बाढ़ का कारण भी ब्रह्मपुत्रा नदी बन जाती है, असम में बन जाती है बाढ़ का कारण। तो दोस्तों यह भारत में यह जब प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्रा, तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है, फिर असम की तरह से बहती है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश। उस समय लगभग 21 करोड़ थी, 20 करोड़ 90 लाख थी, लेकिन वर्तमान में यह लगभग 25 करोड़ हो गई है। पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है वह कौन सा है, उत्तर प्रदेश ही है। तो प्रश्न नंबर 20वें का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। दोस्तों हमने इसको बार बार बताया है कि पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन फिर 44वें अमेंडमेंट द्वारा 7वें मौलिक अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, और वह अधिकार कोई और नहीं, संपत्ति का अधिकार था। वह इसलिए हटाया गया था कि पहले जब भी किसी की संपत्ति गवर्नमेंट एक्वायर करती थी इंफ्रा को बनाने के लिए, कोई कंपनी खोलने के लिए, तो लोग उसे अपने मौलिक अधिकार का विषय मान के सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते थे और बोलते थे कि सर संपत्ति का अधिकार मेरा है। तो सरकार जबरदस्ती हमारी संपत्ति को एक्वायर नहीं कर सकती थी, जिससे समस्या क्या आती थी कि गवर्नमेंट अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाती थी, ठीक है ना। इसीलिए 44 अमेंडमेंट द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया कि कोई और आपका एक्वायर नहीं कर पाएगा, कोई प्राइवेट कंपनी एक्वायर नहीं कर पाएगी, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट एक उचित पैसा देकर आपके संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। तो प्रश्न नंबर 21वें का आंसर क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की थी, आपको पता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU, ठीक है ना। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये कहाँ पर है, अलीगढ़ में है। एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो खूंखार मार्शल मूव्स के माध्यम से उड़ीसा की एक लोकप्रिय पौराणिक कहानियों की व्याख्या करता है। दंड यात्रा, झूमर, पाइका या छऊ। दोस्तों उड़ीसा में एक प्रकार का नृत्य होता है जिसे छऊ नृत्य कहते हैं, और यह नृत्य एक मुखौटा जो कि थोड़ा सा डरावना भी होता है, जैसे है ना यहाँ पे खूंखार मार्शल मूव्स, कहने का मतलब कि ऐसे हिप्स मारेंगे, पीछे की तरफ बैक मारेंगे, हवा में से उड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो नृत्य होता है उड़ीसा में उसको छऊ नृत्य कहते हैं। मार्च सन 2022 में भगवंत मान कहाँ के मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों सन 2022 में पंजाब में चुनाव हुआ और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जिसके भगवंत मान क्या बने, मुख्यमंत्री बने। तो अभी लेटेस्ट में जहाँ जहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ है, कौन मुख्यमंत्री बना है, वर्तमान में कौन राज्यपाल बना है, वह भी प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न की आने की संभावना बनी रहती है। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का क्या है, नृत्य है। कुचिपुड़ी मैंने बताया था ना, आंधी चल रही है पूड़ी खा लो, यानी कि आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है। दोस्तों इसके बाद कथकली हो गया, कथक हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया। कथक तो उत्तर प्रदेश का है और कथकली मोहिनीअट्टम केरल, ठीक है ना। तो वेदांता सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी से संबंधित हैं और यह आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया। आशा करते हैं बहुत सारे प्रश्न आपको आते होंगे, और जिन टॉपिकों से आपके प्रश्न नहीं आए होंगे उसकी आप लोग जाके तैयारी करिए, फिर से प्रश्न बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।